नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पटवारी का कोर्स चल रहा है और पटवारी का एग्जाम बिल्कुल सामने है। इसी संदर्भ में रखते हुए आज की क्लास भारत की नदियां दोबारा से लेके आए हैं पर आपको रिवीजन कराने के। पहले मैंने पढ़ाया था, दोबारा इसको एक बार फिर आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका एक बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो नया साल है वो आपके लिए खुशियां लेके आए, आपके जीवन को एक नया मुकाम दे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही हमारी कामना के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सर्दियों का टाइम है और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो नदियां हैं पहले बढ़ा दी गई थी, लेकिन क्योंकि भारत का अपवा तंत्र सीधे तो नहीं दे रखा, लेकिन भारत के भौतिक स्वरूप को दिया है। भारत के भौतिक पार्ट है, उसमें हम तीन चार पार्ट हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे अन अकेडमी। देखिए, अन अकेडमी की अगर मैं बात करूं तो अन अकेडमी दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है वर्तमान में और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है सर। हम अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके रिजल्ट्स बेहतर हों। लगातार हम आपके लिए अच्छे कोशिश कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट्स आपके मिल जाएँ। उसी संदर्भ में ये टॉपिक है और इस टॉपिक में जो है वो देख लेते हैं एक बार। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी। देखिए, अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और जिन लोगों ने लिया है, जिन बच्चों ने लिया है, वो ये जानते हैं कि यहाँ पे लाइव क्लासेस, असीमित लाइव क्लासेस हैं। टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, क्विज़ मिल रही हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है और पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। काफ़ी बच्चे हैं जो सोचते हैं भाई प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लें। उसकी रीज़न है कि सभी एजुकेटर द्वारा लाइव क्लासेस मिलती हैं। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। असीमित लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, डाउनलोड आप पीडीएफ कर सकते हो, टेस्ट सीरीज कर सकते हो, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस इतना सा करना है कि सब्सक्रिप्शन लो। प्लस का जब देखिए 12 महीनों की जो फीस है मात्र 7,000 रुपये है और 24 महीनों की जो फीस है 8,400 रुपये। 12 महीनों की 7,000 और 24 महीनों की 8,400। इसमें भी आप दिवाकर 10 लगा देते हैं तो आपकी जो फीस है वो 10% कम हो जाती है। आपकी फीस 10% कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई साहब आपकी फीस 6300 रुपये। इसमें भी कम हो जाएगी 840 रुपये, 10% लेस करोगे तो आप कट के वो रह जाएगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एग्जाम, इस पे आप आ जाइए। अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे सारी पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब आते हैं मुद्दे पे। दिवाकर 10 रेफरल कोड इसे यूज कीजिए दोस्तों आप लोग और 10% आप प्राप्त कीजिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है भारत की नदियां हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बातें गलत। देखो, भारत के अपवा तंत्र की बात की जाए तो भारत में दो प्रकार का अपवा तंत्र है। जैसे राजस्थान में अपन तीन पढ़ते हैं, भारत में दो ही पढ़ा जाता है। राजस्थान में एक आंतरिक अपवा तंत्र अपन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो भारत की जो नदियां हैं वो दो प्रकार की नदियां हैं। एक नदियां जो अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं, एक नदियां जो अपना पानी कहाँ ले जा रही हैं, अरब सागर में। दूसरी वो नदियां हैं जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डाल रही हैं। तो भारत में दो प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है, अरब सागरीय अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। आपको ध्यान देना है दोस्तों, भारत का 77% पानी कहाँ जा रहा है, बंगाल की खाड़ी, जो कि राजस्थान के संदर्भ में 23 से 24% जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लगभग 23 से 24% पानी बंगाल खाड़ी में जाता है। वहीं अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर में जो भारत का पानी जाता है, भारत की नदियां जो अरब सागर में पानी डालती हैं, वो पानी है, अभी पीपीटी आगे है थोड़ा सा पर भूमिका बांध रहे हैं प्रश्नों को समझने के लिए। तो वो जो पानी भारत का जो अरब सागर में जाता है, वो भारत का जाता है मात्र 23%। तो राजस्थान का जाता है 16 से 17% पानी अरब सागर में। तो ये दो बातें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बात है, अब भारत में नदियों को दो तरीके से बांटा गया है। एक तो कहाँ गिर रही है, तो ये बता दिया अपन ने भाई यहाँ गिर रही है। एक दूसरा होता है उद्गम के आधार पर, तो कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है
उस आधार पर। तो भारत में दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक होती है हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलती हैं, और एक नदियां होती हैं जो नदियां डलती हैं कहां पर, प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जिनमें आप जानते हो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। ये नदियां जो मुख्य तीन नदियां हैं, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां आप देखते हो। और जहां तक प्रायद्वीप की बात है, बहुत सारी है। आप इधर से देखोगे तो अरब सागर में गिरने वाली बात करें तो माई है, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है, जुआरी है, मांडवी है, नेत्रवती है, शरावती है, भरतपूजा है, पेरियार है। उधर आप जाओगे पूर्व की तरफ तो आप देखोगे स्वर्णरेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार, वेगई, ताम्रवर्ती, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब देखो कुछ बेसिक सवाल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? मैं इस तरह पढ़ाऊंगा आपको कि आपका जो एग्जाम में वो आए वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ सब फैक्ट्स हैं, जैसे राजस्थान में देखते हैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ देख रहे हैं। तो उन फैक्ट्स की बात करेंगे। पहले आप देखिए नदी क्या होती है। नदी की बात करें दोस्तों, जिस निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होता है उसे नदी का अपवाह या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। मान लो ये एक निश्चित मार्ग है जिसपे क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, ये क्या हो गई, नदी हो गई, ठीक है। अब नदी का उद्गम झील से भी हो सकता है, बहुत सारी नदियां झीलों से निकलती है। सिंधु ब्रह्मपुत्र को देख लो आप, बहुत सारी नदियां हिमनदों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। नदियों के उद्गम के स्रोत झील हो सकती है, हिमनद हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं। तो वहां से एक नदी निकलती है, और नदी अंत में या तो मुख्य नदी में मिलेगी या सागर में मिल जाएगी। ये दो बातें तो क्लियर है भाई। नदी निकलेगी कहाँ से, झील से, हिमनद से, पहाड़ से, और मिलेगी कहाँ पे, सागर में या मुख्य नदी में। दो ही बातें होती हैं। अब अगली लाइन है अपवाह तंत्र। लिखा हुआ है नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मुख्य नदी थी, इसमें बहुत सारी नदियां मिल गई है, ये मिल गई, एक 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 ये मिल गई। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो मैंने बना दिया, अब ये किसी नदी का क्या हो गया, ये किसी नदी का अपवाह तंत्र हो गया। मतलब नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस क्षेत्र को कवर किया जाता है वो कवर एरिया उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और जल ग्रहण क्षेत्र एक शब्द और है यहाँ पे, जल ग्रहण क्षेत्र। तो जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें दोस्तों, जो इसकी जितनी भी मुख्य सहायक नदियां थी, जितनी भी सहायक नदियां आप देख रहे हो, ये अधिकतम मात्रा में जो पानी लाती है उसका वो जल ग्रहण क्षेत्र होता है। अपवा क्षेत्र एरिया होता है, जल ग्रहण क्षेत्र पानी की मात्रा होती है, सहायक नदियों द्वारा लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हो गए। अब आपको कुछ शब्द और याद करना है, जैसे राजस्थान में पढ़ते हैं वैसे यहाँ देखिए, कंपेरेटिव देखेंगे। पहला सवाल है भारत की लंबाई में नदियां देखें। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, ध्यान देना दोस्तों। सबसे लंबी नदी जो भारत की मानी जाती है वो अपनी गंगा जी है, ठीक है। गंगा राष्ट्रीय नदी हो गई। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये जो नदी है, इस नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। वेरी गुड। दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। चार पांच नदियां याद रखोगे आप। गोदावरी की लंबाई है 1465। तीसरे नंबर पर आ जाती है कृष्णा। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। चौथे नंबर पे यमुना को लीजिए आप। यमुना की लंबाई जो है वो है 1375, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी अगली जो लंबाई नदी आएगी, उसका नाम है नर्मदा। ये है 1312 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। पहला पार्ट यहाँ ध्यान देना। दूसरा पार्ट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो
दक्षिण भारत की आपको दिख ही रही है, 3 नदियां तो सामने ही है। दक्षिण भारत की पहले नंबर पे क्या आ जाएगी? सवाल जैसे पूछेंगे वैसे समझा रहा हूँ, गोदावरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कृष्णा, तीसरे नंबर पे नर्मदा, चौथे नंबर पे महानदी। महानदी 858 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 858। पांचवें नंबर पे आप कहोगे कावेरी, 805 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियां हो गई। अब आपको ध्यान देना है अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, तो अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, देखो दोस्तों ये जो टॉपिक है इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा, जो आपके शायद पटवारी में और रीट में और आने वाले एग्जामों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं अपन। अपवा क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर बात की जाए तो दोनों में ही भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जी है। अगर दूसरी जब पूछे सेकंड तो गोदावरी है। ये तो हो गए 2 सवाल यहाँ पे कि अपवा क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी, आपने क्या कहा? गंगा नदी। दूसरा आपने कहा कि दूसरी सबसे लंबी नदी, तो आपने कह दी गोदावरी। तीसरी पूछे तो कृष्णा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। अब पूछे दक्षिण भारत की अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, दक्षिण भारत की तो क्या अपने आप हो जाएगी? गोदावरी। अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, राइट। अब देखिए दोस्तों, अब 2-3 सवाल है कि पहला है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है, अब देखो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। नाम याद रखना बेटा उनको। दामोदर हो गई, नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई। ये नदियां भारत की भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती, ठीक है। अब आपके सामने आ जाता है कि भारत की कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी। भारत की कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती है, या इसको कह सकते हैं नदमुख। तो भारत की जो नदियां एस्चुरी या नदमुख बनाती है, जो डेल्टा नहीं बनाती, उन नदियों के नाम है नर्मदा, ताप्ती और स्वर्णरेखा। 3 नदियां यहां पे याद करनी पड़ेगी आपको, नर्मदा, ताप्ती और स्वर्णरेखा, ठीक है। और एक और नदी आपको एक तरीका और याद करना पड़ेगा, वो है मृत नदियां। बस फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मृत नदियां, देखो इनको जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही ध्यान रखना। मृत नदियां भी भारत में 3 है। पहले राजस्थान की घग्गर, दूसरी दामोदर और तीसरी है यमुना। तो देखो भाई, अब दोबारा एक बार इनको देख लो जिससे आपका रिवीजन हो जाए दोस्तों। मैंने कहा भारत की कितनी नदियां मृत है, तो आपने कहा साहब भारत की जो मृत नदियां हैं वो है 3। घग्गर है मृत नदी, दामोदर है मृत नदी, यमुना है मृत नदी। घग्गर का मृत होने का कारण पानी की मात्रा है, जबकि इन दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं, पानी इतना दूषित हो चुका है वो जीवित रहने योग्य नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, और वो है जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी बनाती है। तो जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी बनाती है, यानी नदमुख का निर्माण करती है, वो नदियों में आती है नर्मदा, ताप्ती और स्वर्णरेखा। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती और एस्चुरी का निर्माण करती। ये पूर्व की एक तरफ एक मात्र है और 2 पश्चिम की, आप जानते हैं इनको। भ्रंश घाटी में कौन सी नदियां बहती है? भ्रंश घाटी में राजस्थान की 3 नदियां बहती हैं, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है।
अब देखो भारत की दोबारा दिखा देता हूँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर यमुना है, फिर नर्मदा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी, अपवा और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अपवा जल ग्रहण क्षेत्र आधार पर वो है गोदावरी और फिर कृष्णा। दोस्तों यहाँ तक बेसिक बातें हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, बेसिक बेसिक बातें हमारी यहाँ की हो चुकी है। अब देखिए 2-3 पार्टों में रह गए टॉपिक, लेकिन आपको कंटेस्ट यहाँ से करा दिया जाएगा, निश्चित रहना। आपसे पूछ लिया जाए कि जल विभाजक क्या होता है और जल विभाजक का भाग है, ये शब्द आता है जल विभाजक। जल विभाजक एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र होता है, देखो, ऊंचा उठा भाग दो नदियों के जल को प्रवाह को अलग करता है, मतलब दो नदियों के पानी को अलग अलग कर देता है। जल विभाजक एक ऊंचा उठा भाग होगा जो नदियों के पानी को क्या कर देता है, अलग। अब भारत में जल विभाजक का भाग है अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिम घाट। भारत का जो जल विभाजक के भाग माने जाते हैं वो क्या क्या है, अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और पश्चिम घाट। ये भारत के जल विभाजक माने जाते हैं और ये पानी को क्या करते हैं, भारत के पानी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, कुछ अरब सागर में जाएगा पानी, कुछ बंगाल की खाड़ी में। चलो सर, अब देखिए आपके सामने है महान जल विभाजक के आधार पर भारत के अपतन कितने भागों में बांट दिया, बंगाल खाड़ी वाला और अरब सागर वाला। मैंने बताया था बंगाल खाड़ी में भारत का 77% पानी जाता है और अरब सागर में भारत का 23% पानी जाता है, ठीक है। और एक अंतः स्थलीय है जो भारत में इतना महत्व नहीं रखता। नदियों के उद्गम के आधार पर भारत में, नदियों के उद्गम के आधार पर भारत में अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। देखा जाए 2 ही हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय, और एक छोटा मोटा भी है अंतः स्थलीय, ठीक है। अब आपके सामने आएगा कि हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में क्या अंतर है, ठीक है। तो बहुत बेसिक अंतर है और कुछ सामान्य सामान्य बातें हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम हिमालय को देख लेते हैं। तो हिमालय अपवा तंत्र क्या है, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सदा नीरा होती है, ध्यान देना कैसे होती हैं, सदा नीरा। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा रहती है, आप एक शब्द यूज कर सकते हो, सदा नीरा। यानी कि वर्ष भर बहती है। भाई हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सदा नीरा होती है, वर्ष भर बहती है, क्योंकि उनको हिमनदों से पानी मिलता है, क्योंकि ग्लेशियरों से बहती हैं वो नदियां निकलती हैं, तो उन्हें ग्लेशियर से पिघलते हैं तो पानी मिलता है और वर्षा जल मिल जाता है, इसलिए क्या होती है, सदा नीरा। लेकिन प्रायद्वीप नदियों की हालत ऐसी नहीं है। प्रायद्वीप नदियों के बर्फ का, जैसे प्रायद्वीप भारत है, वहां तो बर्फ है ही नहीं। जो भारत का ये पार्ट है, यहाँ पे हिमालय थोड़ी है, यहाँ बर्फ थोड़ी है, यहाँ पे बर्फ है नहीं, इसलिए यहाँ की नदियां केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं और मौसमी नदियां होती है, यानी सीजनल होती है। तो पहला डिफरेंस जो है हिमालयी नदियों और प्रायद्वीप नदियों का पूछ ले जाए तो ध्यान देना, हिमालयी नदियां वर्ष भर बहती हैं, 12 मासी होती हैं, सदा नीरा होती है और सदा वाहिनी होती है। लेकिन क्यों होती है, क्योंकि उनको बर्फ से पानी मिलता है और उनको वर्षा के जल भी प्राप्त होता है। इसके विपरीत, के विपरीत जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी नदियां केवल मौसमी होती है। क्या होती हैं, केवल मौसमी होती है, और उसका रीजन है क्योंकि वो वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। दूसरा है दोस्तों, ये जो नदियां निकलती है हिमालय की, ये नवीन वलित पर्वतों से निकलती है। अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले अखबार में आया था, हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है 60 मीटर के आसपास। तो ये नवीन वलित पर्वतों से आज भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। अब सोचिए, जो नदी जितनी ऊंचाई से आएगी, जो भूभाग ऊंचा उठ रहा हो, स्वाभाविक सी बात है
नदी का जो वेग होगा वो भी ज्यादा होगा, नदी तेज गति से आएगी, ऊंचाई से आएगी तो गति बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं हिमालयी नदियां नवीन वलित पर्वतों से निकलती हैं, इसलिए नदियां अभी युवा अवस्था में है। हिमालयी नदियां क्या है, अभी युवा अवस्था में है। जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं, ये आप देखिए हिमालय बहुत नवीन भौतिक प्रदेश है, वलित पर्वत बोलते हैं, नवीन युवा वलित पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग करोड़ों लाखों करोड़ों 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 वर्ष पुराना है, मेसोजोइक युग का। तो आप सोचिए, ये जो है यहाँ से जो नदियां निकलेगी प्रायद्वीप पठार से, वो नदियां जो होंगी क्या होंगी, वृद्धावस्था में होंगी। तो दूसरा जो अंतर है दोस्तों, ध्यान देना, हिमालयी नदियां भी युवावस्था में है और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वृद्धावस्था में है। किस अवस्था में है, वृद्धावस्था में है। दो बातें हो गई, पहला सदानीरा है युवावस्था में हिमालय, वो मौसमी है और वृद्धावस्था में है। अब देखो जो युवा युवा होगा उसका जोश भी ज्यादा होगा, जोश होगा तो दम भी ज्यादा करेगा, शरारत ज्यादा करेगा, तो वो क्या करता है, अपर्दन ज्यादा करता है। हिमालयी नदियों की अपर्दन क्षमता ज्यादा होती है, बहुत तेज गति से कटाव करना, नए नए चीजें बना देना, है ना। तो अपर्दन क्षमता ज्यादा, अपर्दन क्षमता है जो क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये नदियां क्योंकि मंद मंद बहती हैं, धीमी धीमी बहती, पानी का ज्यादा वेग होता नहीं, बूढ़ी हो चुकी हैं, तो अपर्दन तो कर नहीं पाएंगे, तो निक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है। ये क्या है, अपने भार को ढेर लगाती रहती है, तो निक्षेपण क्षमता इनकी ज्यादा है। इसकी प्रायद्वीप नदियों की निक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है और हिमालयी नदियों की अपर्दनात्मक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। दोस्तों देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 3-4 टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको। एक तो वनस्पति वन्य जीव है, एक नदियां हैं, एक मृदा है भारत की, और एक जलवायु है, और एक भारत के भौतिक प्रदेश है। 4-5 पार्ट पटवारी में पढ़ के जाना। राजस्थान ज्योग्राफी तो पहले दी भी नहीं गई थी। अगर आप गलती सोचो भाई इंडियन ज्योग्राफी को आप नहीं पढ़ोगे तो गलती पे हो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पहले दी गई थी, राजस्थान ज्योग्राफी लास्ट तक फाइनल नहीं हो पाई थी। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा है, क्वेश्चन आएंगे अच्छे, और सदैव ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए यहाँ पे। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ तो भाई ज्योग्राफी से आते नहीं, आते ही है। किसी भी एग्जाम में चाहे सिविल का हो, ज्योग्राफी का वेटेज रहता है। इस तंत्र की नदियां देखो, जो अपर्दन होता है तो अपर्दनात्मक आकृतियां बनती है, व्याकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, चित्रकाएं, तो बहुत से अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी बन जाएगी, आई आकार की घाटी हो गई, कैनियन हो गया, गार्ज। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो वही समझ में आएंगे आपको, ज्योग्राफी में जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। इसके विपरीत जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होती हैं, ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। क्या करती हैं, चौड़ी चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। जो हिमालयी नदियां हैं, इनमें अवसादों की मात्रा अधिक होती है, तो विशाल मैदानों का निर्माण करती है, क्योंकि भाई इनकी अपर्दनात्मक क्षमता ज्यादा है। तो अपर्दनात्मक क्षमता होगी तो अवसाद और जलाढ़कों की मात्रा भी ज्यादा होगी, जलाढ़कों के जमाव से क्या हो जाएगी, विशाल मैदानों का निर्माण होगा। अब प्रायद्वीप पे जो नदियां हैं, इनके पास अवसादों की मात्रा कम होती है, क्योंकि अपर्दन कम किया इन्होंने, अपर्दन कम किया तो अवसाद भी कम है, इसलिए सीमित मात्रा में मैदानों का निर्माण करती है। इस अपतंत्र की नदियों का तल जलोढ़ अवसादों से बना हुआ है, और इन नदियों का जो तल है नीचे का, कठोर चट्टानों से निर्मित है। हिमालयी नदियां जो होती हैं ये विसर्पाकार मार्ग में चलती है। किस पे चलती है, विसर्पाकार, यूं घूम घूम के चलेगी बड़खा। कारण ये है क्योंकि इनके पास पानी और जलोढ़ों की मात्रा ज्यादा होती है। इधर आया, यहाँ ढेर लगा दिया तो इधर नहीं आ पा रही, इधर घूम गई, यहाँ पे ढेर लगा दिया, इधर घूम जाएगी, फिर ढेर लगा, इधर घूम जाएगी। तो इनके पास क्या होती है, जलोढ़ों की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के चलती है, ठीक है। तो विसर्पाकार मार्ग में चला करती है ये नदियां, ठीक है। चलो साहब, ये जो प्रायद्वीप नदियां हैं ये विसर्पाकार मार्ग में नहीं चलती, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में बहती है, अतः ये तटवर्ती क्षेत्रों का यौन बहुत विसर्पण करती है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों से फिर कह रहा हूँ मैं, और आप मन से इसको पढ़ना, आपके काम आएगा ये। ठीक है। हिमालय जो नदियां होती हैं अधिकांश पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे होती हैं, जो लिखा हुआ है देखो, जिनका उद्गम हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। मतलब हिमालयी नदियों में ज्यादातर पूर्ववर्ती नदियां पाई जाती है, जो हिमालय के बनने से पहले बह रही थी, चाहे सिंधु हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो। ये नदियां हिमालय, अरुणा हो, ये नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के उद्गम से पहले से बह रही हैं। हिमालय तो बाद में बना है, सिंधु ब्रह्मपुत्र हिमालय के पहले बह रही है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो कैसी हैं, अनुवर्ती नदियां हैं। कैसी हैं? प्रायद्वीप नदियां अनुवर्ती हैं, क्योंकि नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय नगरीय प्रदेश के निर्माण के बाद हुआ है। इन नदियों के पास जल की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि हिमालय नदियों के पास सदा नीरा है, पानी का स्रोत ज्यादा है, तो ये इनकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होती है। इसके विपरीत यहाँ पे कम होगा। ठीक, तो ये बातें हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपने ये देख लिया कि वह सदा नीरा है, युवावस्था में हिमालय नदियां अपर्दन क्षमता ज्यादा है, कैनियन का निर्माण करती है, मैदानों बनाती है, जलोढ़ अवसादों से बने हुए हैं, विशाल प्रकार मार्ग है, पूर्ववर्ती है। तो इनके एक बार देख लेना फिर। ठीक है। और अंतर ध्यान रखना, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, पूछते हैं एग्जाम में। ठीक, आसान से क्वेश्चन होगा आपके लिए। आपकी जो पहली नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी है दोस्तों? आपकी जो पहली नदी है वो सिंधु नदी है दोस्तों। और सिंधु नदी के बारे में आप यूं समझ लीजिए कि देखो, ये जो है यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानसरोवर झील है, और यहाँ मानसरोवर झील के पास में एक बर्फ का पहाड़ है। क्यों मानिए कि ये क्या है, एक बर्फ का पहाड़ है, और इसका नाम है बोखरचू। तो दोस्तों, पहला सवाल आपका ये है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, वो है सिंधु नदी। रेड के मार्कर लगा देता हूँ आपको, मोटा मोटा। देखिए दोस्तों, ये है सिंधु नदी, जो मैं ग्रीन कलर इसको दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये साहब आपकी सिंधु नदी हो गई। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो पहला सवाल पूछेंगे भाई, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपने कहा साहब, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित बोखरचू हिमनद से होता है। किससे होता है? बोखरचू हिमनद से होता है। बिल्कुल सही बात है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? ये तिब्बत है, भारत तो यहाँ पे जाके आएगा, तब तक क्या है, ये तिब्बत है। तो तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसे बोलते हैं सिंगी खिबान। ध्यान देना दोस्तों, तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खिबान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको क्या बोल रहे हैं? सिंगी खिबान बोला जा रहा है। फिर आपको पूछेंगे भाई, भारत में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो ध्यान दीजिए, ये जो जगह है ये भारत में एंट्री कर गई, और ये जो जगह है इसका नाम है डैम चौक। क्या नाम है? डैम चौक। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ दिखने के लिए, डैम चौक। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, डैम चौक। ठीक है। डैम चौक का मतलब है कि यहां से यह भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश। अब इस नदी के ऊपर एक पर्वत है, ये जो श्रेणी बना दी मैंने, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या नाम है? लद्दाख श्रेणी।
और इसके नीचे एक श्रेणी है, और ये जो श्रेणी बना दी मैंने, इस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। तो आप ये कह सकते हो यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। देखो ये दो पर्वतों के बीच में बह रही है। ये पर्वत कौन सा है? तो ये पर्वत है आपका जास्कर पर्वत। ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल ऐसे कैसे आएंगे फिर कहोगे बताया नहीं ढंग से। ठीक है, देखो ये जो पर्वत बनाया गया था, ये पर्वत कौन सा था? यह लद्दाख पर्वत था। और ये जो पर्वत बनाया गया था, इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बह रही है। ये क्या था? डैमचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। फिर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये आगे जाएगी तो इस पर एक तो भारत का लेह शहर स्थित है। ये जो शहर बना दिया मैंने, इस शहर का नाम दे देता हूँ लेह शहर। तो आपको पूछे भाई सिंधु नदी पर भारत का कौन सा शहर है, तो आप कहेंगे साहब सिंधु नदी पर भारत का लेह शहर स्थित है। ठीक है, तो सिंधु नदी पर भारत का लेह शहर स्थित है। और देखो ये जो है ये बुंजी है। क्या है? बुंजी। तो बुंजी नामक स्थान से यह हिमालय से उतरती है। ये बुंजी है, और बुंजी से क्या निकलती है? हिमालय से उतरती है। यहाँ पर जब हिमालय से उतरेगी तो बहुत बड़े गार्ज का निर्माण बनाए करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज है सिंधु का गार्ज। ठीक है, तो यहाँ बुंजी से हिमालय से उतरती है ये। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे आएगा अटक। और अटक ऐसी जगह है, ये मान लो कि अटक है, तो अटक ये वो जगह है जहां से यह नदी मैदानों में प्रवेश करती है। ये जो जगह है अटक, यहाँ पर, तो यहाँ से ये क्या करती है? मैदानों में प्रवेश। तब तक कहाँ चल रही है? पहाड़ी पहाड़ पे चल रही है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन हरिद्वार के बाद में जाकर वो मैदानों में आती है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधु नदी निकलती तो कहाँ से? मानसून। तब तक हिमालय में चलती रहेगी, पहाड़ों में चलती रहेगी, पहली बार जाके अटक में ये क्या आएगी? मैदानों में आती है। ठीक है, फिर ये है एक ऐसी जगह है, इसको बोलते हैं मीठन कोट। ये मीठन कोट है। और सिंधु की जो पंचनद जिसे बोलते हैं, एक, दो, तीन, चार, अरे पीछे ले लीजिए, पांच, ये पंचनद जो है मीठन कोट में जाकर मिल जाता है। तो सारी जो सिंधु की ज्यादातर नदियां हैं वो मीठन कोट के आसपास जाके उसमें मिल जाएगी। और लास्ट में ये नदी जो अरब सागर में गिर जाती है, ये क्या है? अरब सागर है दोस्तों। और ये कराची के पास कहाँ गिर रही है? कराची के पास यह अरब सागर में गिर जाती है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, परियोजनाएं हैं क्या है इस पे, वो जो भी बातें हैं एक बार अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला पूछेगा सिंधु नदी का अपवा क्षेत्र है। तो सिंधु नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो तीन जगह पे है। देशों की बात करें दोस्तों, तो देशों की बात करूं तो सिंधु का अपवा क्षेत्र चीन या तिब्बत बोल दो आप, भारत कह सकते हो, और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान में इसका अपवा क्षेत्र है, बहती है, उसकी सहायक नदियां हैं। और भारत की बात करें तो भारत में जो इसका अपवा क्षेत्र है, भारत की बात करें तो भारत में इसका अपवा क्षेत्र जैसा कि आप जानते हो आजकल लद्दाख के रूप में एक नया नाम आ गया है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, JNK। तो एक यूनिट हो गए। एक आ जाएगा आपका पंजाब, और एक हो जाएगा हिमाचल। ये भारत में अपवा क्षेत्र है, और ये वर्ल्ड का अपवा क्षेत्र। अब एक इसमें आप जानना चाहो और अफगानिस्तान डाल सकते हो अपवा क्षेत्र में, क्योंकि कई नदियां अफगानिस्तान से भी आती हैं चलो ये बात हो। अब सिंधु की कुल लंबाई देखिए दोस्तों, सिंधु की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है? सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 703 किलोमीटर है मात्र। काफी कम मात्रा में भारत में बहती है ये।
कई किताबों में आपको 1180 किलोमीटर दे देंगे, लेकिन नहीं, भारत में इसकी लंबाई इतनी सी है। सिंधु नदी का जो अपवा क्षेत्र कुल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और भारत में इसका है 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र हो जाता है। फिर मैंने कहा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत क्षेत्र में मानसरोवर जो झील थी उसके पश्चिम में स्थित बोखरचू से होता है। तो क्या समझे आप, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इस बोखरचू हिमनद से होता है। तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं, तो तिब्बत में जैसा कि आप जानते हो इस नदी को सिंगी खिबान कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत में इस नदी को सिंगी खिबान कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में क्या कह रहे हैं इसको, सिंगी खिबान, जैसे बता दिया मैंने। भारत में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपने कहा कि सिंधु नदी भारत में डैमचौक से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश कर रही है, सिंधु नदी भारत में डैमचौक से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में किन श्रेणियों के बीच में बहती है, तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। ये सारी बातें जो मैंने बताई थी आपको वैसे कैसे है, सिंगी खिबान, लद्दाख, डैमचौक, जास्कर, लेह, है ना। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ मैदानों में आ जाती है, तो आपने कहा अटक के पास सिंधु नदी मैदानों में आ जाती है। अटक कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो इस अटक के पास सिंधु नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है, और कहाँ जाके अरब सागर गिर जाती है, कराची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, देखो जो फेमस नदियां हैं, चिनाब है, झेलम है, इधर देख लो आप। तो दाएं हाथ की नदियां, मतलब इस हैंड की, दाएं हाथ की नदियों में है शोक, नुब्रा 2, हुंजा 3, गिलगित 4, स्वात 5, काबुल 6, कोमल 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिंधु की 7 सहायक नदियां तो कहाँ हैं, दाएं हाथ की है। कौन कौन से दोस्तों, शोक है, नुब्रा है, हुंजा है, गिलगित है, स्वात है, काबुल है, गोमल। अब बाएं हाथ की जो नदियां हैं उनको देखो। बाएं हाथ की नदियों में आती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, द्रास, जास्कर। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 तो ये हो गई, और द्रास, जास्कर और बस दास जास्कर। ठीक है, और सभी नदी जाकर कहाँ मिल जाएगी, मिठन कोट के पास, बताया था मैंने, मिठन कोट के पास जाके मिल जाएगी। और लेह शहर, जो भारत का लेह शहर है, वो सिंधु नदी के किनारे है। 2 परियोजनाएं हैं सिंधु नदी पर। एक परियोजना है चूटक परियोजना, ये सिंधु नदी पर है। एक है निम्बो बाजको परियोजना, निम्बो बाजगो। तो ये 2 परियोजनाएं सिंधु नदी पर है। तो देखो दोस्तों, ये पहला पार्ट सिंधु नदी का बेसिक हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता नहीं आपको कोई समस्या होनी चाहिए, बेहतर तरीके से समझाया, आसानी से आपको बता दिया। अब हम सिंधु नदी की सहायक पढ़ेंगे। तो एक पार्ट आपका आज का पूरा हो गया है कि भारत की जो क्या क्या बता दिया मैंने आपको। जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भारत में नदियों की लंबाई, दक्षिण भारत की बताई, अपवा क्षेत्र बताया, जलग्रहण क्षेत्र बताया, ब्रंज घाटी में बहने वाली, एस्चुरी बनाने वाली, मृत नदियां बताई। फिर मैं आ गया था आपके पास कि अपवा क्षेत्र क्या होता है, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, प्रभा क्षेत्र क्या होता है, फिर जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक कौन कौन जुड़े हुए हैं, यहाँ बातें की। फिर बंगाल खाड़ी से कितना अपवा तंत्र है, अरब सागर का कितना है, कौन सी नदियां हिमालय से निकलेंगी, कौन सी प्रायद्वीप से निकलती हैं, यहाँ अपन ने बातें की। फिर अपन ने हिमालय प्रायद्वीप नदियों का अंतर किया। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, पहली नदी पढ़ी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बारे में सारा कुछ बता दिया आपको। ठीक है, अब इसकी सारी नदियां पढ़ेंगे, वो अपन देखेंगे जस्ट पार्ट 2 में हो सकता है, क्योंकि आपको 1, 2, 3 टाइम के हिसाब से वीडियो बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो